हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है दोस्तों बताएँगे ज़रा मुझको और कमेंट वगैरह भी कर दिया कीजिए और वीडियो को बेटा लाइक वगैरह भी कर दिया कीजिए। तो देखिए, आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ आज मूल विधि के जो कुछ एक्ट हैं, ठीक है? टॉप मोस्ट एक्ट पढ़ेंगे ज़्यादातर जो यूपीएसआई के लिए हैं। ज़्यादातर जिसे ज़्यादातर जो एक्ट ज़्यादातर पूछे गए हैं, सभी एक्टों को हम कवर कर लेंगे, ठीक है? तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी इस सीरीज में। आज से तो ये नई सीरीज है, पहली वीडियो है इसकी। देखिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम एससी एसटी एक्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एससी एसटी एक्ट 1989। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 क्या है दोस्तों? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की बात करते हैं। उद्देश्य दोस्तों क्या था इसका? अगर हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कितना है 1989 1989 1989 ध्यान रखेंगे ये एक्ट की सनवी। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 1989 की अगर दोस्तों बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति हो रही हिंसा को रोकना। तो इसका उद्देश्य क्या था? जो एससी और एसटी के साथ जो हिंसा हो रही थी दोस्तों, उस हिंसा को रोकने का इसका उद्देश्य है। ऐतिहासिक अगर दोस्तों पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करता हूं तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों जो तुमने देखा होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों वो कार्य आधारित थी। कैसी थी? जो जाति की व्यवस्था थी दोस्तों वो कार्य आधारित थी। किसमें दोस्तों? ऋग्वैदिक काल की अगर बात करते हैं, जैसे कि ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। मतलब क्या है दोस्तों? इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के समय में ये चारों लोग एक ही घर के सदस्य होते थे। कैसे? कि अगर कोई पढ़ने लिखने में तेज है तो वो ब्राह्मण हो गया, कोई लड़ाई वड़ाई में तेज है तो क्षत्रिय हो गया, और कोई अपना भैया सामान कुछ बेचने वागने में ठीक ठाक है तो वैश्य हो गया, और जो काम काज अपना वैसे काम करता है भैंस वैंस का देखने वाला या कुछ साफ सफाई काम करता है तो वो शूद्र हो गया। ठीक है, लेकिन चारों एक ही घर में रहते थे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? इसका वर्णन कहाँ मिला? 10वें मंडल में मिला है, पुरुष सूक्त में। लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया और ये दोस्तों कैसी हो गई? ये जन्म आधारित जाति व्यवस्था शुरू होगी दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में आते आते ये जन्म आधारित दोस्तों व्यवस्था शुरू होगी। ठीक है, पारित कब हुआ दोस्तों? ये अधिनियम की बात करता हूं। यह अधिनियम 11 सितंबर 1989। तो एससी एसटी एक्ट दोस्तों लागू कब हुआ था? पारित कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1989। तो 11 सितंबर 1989 को यह पारित हुआ था। और लागू दोस्तों कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1900। अरे यार, क्या खुल जाता है ये? 30 जनवरी 1990। कब दोस्तों? 30 जनवरी 1990 को ये लागू हो जाता है। इसमें दोस्तों अगर मैं धाराएं की बात करता हूं तो एससी एसटी एक्ट के अंदर दोस्तों 23 धाराएं हैं और भाग कितने हैं दोस्तों? भाग 5 हैं। और अनुसूचियां कितनी है? एक अनुसूची है। देखो दोस्तों, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। जिसने नहीं पढ़ी होगी पहले मूल विधि, तो बस बस एक इस बार आराम से पढ़ ले, जब अगली बार आप रिवीजन करोगे तो आपको क्लियर बिल्कुल समझ में आएगा। पर सुन जरूर लेना, क्योंकि जब हम किसी चीज को नई पहली बार देखते हैं तो या पहली बार सुनते हैं तो हमें कम समझ में आती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। धाराएं कितने दोस्तों? 23। भाग कितने? 5। अनुसूची कितने दोस्तों? 1। किसके अंदर? एससी एसटी एक्ट 1989 के अंतर्गत। ठीक है, तो लागू कब हुआ? 30 जनवरी 1990 को दोस्तों ये लागू हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अध्याय फर्स्ट दोस्तों, अध्याय फर्स्ट की बात करता हूं तो प्रारंभ है, प्रारंभिक अध्याय है। तो अध्याय फर्स्ट में दोस्तों धारा 1 से धारा 2, धारा 1 और 2 है। अध्याय 2 में क्या है? अत्याचार के अपराध। तो जो अत्याचार के दोस्तों अपराध के बारे में बताया गया है धारा 3 से 9 के अंतर्गत। ठीक है, भाग 2 में धारा 3 से 9 के अंतर्गत अत्याचार के अपराध के बारे में बताया गया है। धारा 3 में अध्याय 3 में, किसमें दोस्तों? भाग 3 में, चाहे तो अध्याय 3 कह लो या भाग 3 कह लो, निष्कासन। तो निष्कासन के बारे में बताया गया है। धारा 10 से 13 तक है। आगे बात करते हैं अध्याय 4 में, तो विशेष न्यायालय का प्रावधान करा गया है। 14 धारा 14, 14A और 15, ये इंपोर्टेंट धाराएं आपको कराऊंगा मैं। अध्याय 4 है तो पीड़ित और साक्षी के अधिकार।
पीड़ित और साक्षी के अधिकारों के बारे में बताया गया है दोस्तों अध्याय 4 में और 15 के ए, धारा 15 के ए में। अध्याय 5 की दोस्तों बात करता हूं तो प्रकीर्णन, तो किसके बारे में बताया गया है? प्रकीर्णन के बारे में। तो 16 से 23, धारा 16 से 23। तो बात करते हैं दोस्तों भाग फर्स्ट की और धारा 1 की। तो भाग फर्स्ट में धारा 2 ही है, धारा 1 और धारा 2। तो भाग फर्स्ट दोस्तों किसी का भी धारा, किसी भी अधिनियम की धारा से ही धारा 1 और धारा 2, ध्यान रखना धारा 1 में उसके बारे में बताया जाएगा, संक्षिप्त नाम बताया जाएगा, विस्तार और प्रारंभ। ज्यादातर ना सभी जितनी भी अधिनियम दोस्तों हैं उसकी धारा फर्स्ट में संक्षिप्त नाम बताता है इसके बारे में कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बारे में। और ये क्या है दोस्तों? प्रारंभ, और उसका प्रारंभ क्या है। ठीक है, किसके बारे में बताता है दोस्तों? ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के बारे में। मैंने आयोग बोल दिया, अधिनियम के बारे में दोस्तों बताता है। आगे बात करते हैं धारा 2 में क्या है दोस्तों? धारा 2 में है परिभाषाएं। किसी भी अधिनियम का धारा 2 से ही, चाहे अधिनियम इसकी सी या किसी और की भी सी, जो पोक्सो वगैरह में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, महिला अत्याचार निवारण अधिनियम भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी सही। तो धारा 2 जो होगा दोस्तों भाषाओं से संबंधित है, जो शब्द दिए गए हैं, जो चीजें दी गई हैं उसकी भाषा से संबंधित है। जैसे कि धारा 2 का क अत्याचार, कि धारा 2 का क का ए, या तो 2 का क बोल दो या 2 का ए बोल दो, ठीक है। तो धारा 2 का ए बताता है अत्याचार के बारे में। तो SC/ST एक्ट अधिनियम 1989 के अंतर्गत धारा 2 का क्या कहता है दोस्तों? अत्याचार के बारे में बताता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अत्याचार है क्या? धारा 3 के अधीन क्या कह रहा है? धारा 3 के अधीन दंडनीय है कोई भी अपराध, वह अत्याचार है। जो भी कोई अपराध है वह क्या है दोस्तों? अत्याचार है। या धारा 3 के अधीन जो भी दंडनीय है वह सब क्या है? अत्याचार है। अगर दोस्तों बात करता हूं धारा 2 की 2, धारा 2 की 2, तो आश्रित के बारे में बताता है। आश्रित का मतलब क्या है? पीड़ित के पति पत्नी माता पिता भाई बहन संतान और सभी संबंधी या कोई भी पूर्णतः भरण पोषण के लिए जिस पर आधारित हो। ठीक है, तो आश्रित का मतलब क्या? जिस पर आधारित हो, आश्रित हो। कहते हैं ना, आप तक तुम इतने बड़े हो गए, हम पर ही आश्रित हो, कहते नहीं कहते हैं। तो क्या है दोस्तों? चाहे तो जो पीड़ित के पति हो पत्नी हो माता पिता भाई बहन सभी संबंधी या कोई भी पूर्णतः भरण पोषण के लिए इस पर आधारित है, उसे कहते हैं आश्रित। ठीक है, अगर दोस्तों 2 के सी की बात करता हूं, धारा 2 का सी, तो SC/ST का मतलब बताया गया है। किस बताया गया है दोस्तों? SC कौन है और ST कौन है उसके बारे में बताया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में दोस्तों बताया गया है। वही जो 366 के खंड में 2, 24 और 25 में बताया गया है। तो किसमें दोस्तों? वही जो 366 के खंड 24 और 25 में बताया गया है। इसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे दोस्तों आगे बात करते हैं, ये है दोस्तों क्या? धारा 15। किस पर आते हैं दोस्तों? जो इंपोर्टेंट धारा वही पढ़ेंगे। जैसे धारा 15 क्या कहती है? तो आपसे पूछेगा कि बताइए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत जो धारा 15 है उसमें किसका प्रावधान करा गया है? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो निरुद्ध किए गए व्यक्ति को अस्थायी तौर पर छोड़ना, निरुद्ध किए गए व्यक्ति को अस्थायी तौर पर छोड़ना। सरकार निरुद्ध किए गए व्यक्ति को किसी भी शर्त अथवा बगैर शर्त के छोड़ सकती है। ठीक है, शर्त या बिना शर्त के दोस्तों छोड़ सकते हैं। सरकार निरुद्ध किए गए व्यक्ति को शर्त अथवा बगैर शर्त के छोड़ सकती है, अस्थायी रूप से, पूर्णतः नहीं, अस्थायी रूप से। छोड़ते समय शपथ पत्र भरवाएगी। क्या करेगी दोस्तों? छोड़ते समय शपथ पत्र भरवाएगी। यदि छोड़ने का आदेश रद्द होता है तो व्यक्ति को निश्चित स्थान में समय पर आत्मसमर्पण करना होगा। तो धारा 15 में क्या है दोस्तों? एक तरह की बेल, जो बेल मिलती है उससे संबंधित है। ठीक है, और यदि छोड़ दिया जाता है, बेल मिल जाती है, तो अगर उसका आदेश रद्द हो जाता है तो व्यक्ति को निश्चित समय स्थान पर आत्मसमर्पण करना होगा। यदि ऐसा न हो तो 2 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों हो जाएगा। तो यार अगर ऐसा नहीं करा दोस्तों, 2 वर्ष की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। धारा 16 क्या कहती है? तो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 16 दोस्तों क्या कहती है? सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही पर कानूनी कार्यवाही होने पर रोक। तो सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही पर कानूनी कार्यवाही होने पर रोक के बारे में बताता है धारा 16। धारा 17 की दोस्तों बात करता हूं, राज्य द्वारा बनाया गया कोई अन्य निरुद्ध कानून
किसी भी प्रकार से इस अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगा। अगर राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी अन्य निरुद्ध कानून है दोस्तों, तो किसी भी प्रकार से इस अधिनियम को प्रभावित दोस्तों नहीं कर सकता। कौन सी धारा में? आर्टिकल नहीं, धारा 17। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अध्याय 2 की दोस्तों बात कर लेते हैं। अत्याचार के अपराध क्या है दोस्तों? अत्याचार के अपराध धारा 3 में देखिए, ये धारा 15 दोस्तों पहले ही आ गया, इसमें बता दिया गया है जो विशेष धारा 15, हाँ, पीड़ित और साक्षी का अधिकार। ये दोस्तों कुछ चीजें पहले बताई गई हैं धारा 15 के 16-17 के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं। धारा 3 अध्याय 2 में देखो, धारा 3 देखते हैं। अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। अत्याचार के अपराधों के लिए दंड कौन सी धारा में है? तो धारा 3 में। तो अत्याचार के लिए अपराधों के लिए दंड कौन सी धारा के अंतर्गत है दोस्तों? धारा 3 में है। SC ST में अन्य पर लागू। SC ST में दोस्तों मतलब ये नहीं कि SC वाला व्यक्ति SC पे ही केस कर सकता है, ऐसा नहीं होगा, अन्य के ऊपर लगता है जो SC ST एक्ट जो दोस्तों लागू होता है। पहला क्या है? धारा 3 का A, SC ST सदस्य के मुख में अखाद्य घृणात्मक पेय जबरदस्ती देना, खिलाना या मजबूर करना। तो तब भी दोस्तों SC ST एक्ट लागू हो सकता है। कब? धारा 3 के A के अनुसार यदि किसी SC ST सदस्य के मुख में अखाद्य घृणात्मक पेय जबरदस्ती देना या खिलाना, मजबूर करना, ये दोस्तों लग जाएगा SC ST। किसी SC ST व्यक्ति के घर के आगे कचरा डालना या घिनौना पदार्थ डालना कौन सी आर्टिकल में कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 3 का B के तहत। धारा 3 का C क्या कहता है? किसी SC ST सदस्य को क्षुब्ध करने या हानि पहुंचाने, अपमानित करने के आशय से उसके घर के आगे कुछ डालना, जैसे पशु सब डाल दिया, मल मूत्र डाल दिया, घृणात्मक पदार्थ डालना, ये सब भी क्या है दोस्तों? ये आता है धारा 3 के C, ये 3 का B, ये 3 का A। ठीक है दोस्तों, धारा 3 का D, किसी SC ST व्यक्ति को जूतों की माला पहनाना, नग्न या अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर गरिमा कम करने के लिए उद्देश्य से चलाना। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा लगेगा? धारा 3 का D। अगर किसी SC ST व्यक्ति को ऐसे आप लोगों ने देखा होगा समाज में बहुत ऐसे अपराधिक तत्व हैं, ऐसे ऐसे घिनौने व्यक्ति हैं जो ऐसी काम दोस्तों कर जाते हैं। खूब न्यूज़ों में आता रहता है कुछ ना कुछ चीजें, कभी हर 2-3 महीने में कोई ना कोई न्यूज मिली जाती है। वो कह रहा है कि 3D, किसी SC ST व्यक्ति को जूतों की माला पहनाना, नग्न या अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर गरिमा कम करने के लिए उद्देश्य से चलाना, तो कौन से धारा के अंतर्गत आता है? धारा 3 का D दोस्तों लग जाएगा। धारा 3 का E, किसी SC ST व्यक्ति को गंजा करना या कालिक पोतना या कपड़े उतारना, तो ये दोस्तों धारा 3 का E कौन सा जाएगा? धारा 3 का E। और धारा 3 का F क्या है? यदि किसी SC ST व्यक्ति की भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करना, खेती करना या बेचना। अगर खेती संबंधित है, कब्जा कर लिया जबरदस्ती उस पर, ठीक है, और या फिर खेती करने लगे अपने आप जबरदस्ती, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 के F के अंतर्गत आता है ये। आगे बात करते हैं 3 का G। तो 3 का G, किसी SC ST व्यक्ति को फसल तबाह करना, इच्छा के बगैर खाली कराना, सिंचाई न करने देना तथा उत्पादन रख लेना, तो ये सब भी किसके अंतर्गत आता है? 3 के G के अंतर्गत आता है। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और 3 का G, H छोड़ देते I, तो 3 का I। 3 की I दोस्तों बात करते हैं। SC ST के किसी व्यक्ति को जबरदस्ती मनुष्य या पशु के लिए कब्र खोदने के लिए मजबूर करना। अगर किसी SC ST व्यक्ति को मजबूर किया जाता है, जबरदस्ती पशु के लिए कब्र खोदने के लिए मजबूर करता है, तो 3 का I, धारा 3 का I, ठीक है, उस पर लग जाती है। SC ST समुदाय के किसी व्यक्ति से जबरन कार्य करना, किसमें अंतर्गत है? I के अंतर्गत। किस SC ST समुदाय किसी व्यक्ति को वोट देने से रोकने के लिए भी दोस्तों, या उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य को वोट डालने के विरुद्ध भी क्या है दोस्तों? ये संबंधित है। SC ST के किसी व्यक्ति के झूठे सबूत प्रस्तुत करने या फंसाए जाना, तो SC ST के किसी व्यक्ति को अगर झूठे सबूत प्रस्तुत कर दिए गए हैं या उसको फंसाने के लिए ये काम करा गया है, तो भी चीजें इसके अंतर्गत है दोस्तों, 3 के I के अंतर्गत है। ठीक है, आगे बात करते हैं 3 के R। 3 का R, तो धारा 3 का R क्या कहता है? SC ST समाज के किसी व्यक्ति को अपमानित करना, वे आबरू करना। ठीक है, SC ST समाज के किसी व्यक्ति को अपमानित करना या वे आबरू करना, तो कौन से अंतर्गत आता है दोस्तों? 3 के R के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। SC ST सदस्य की किसी महिला को किसी कार्य के लिए विवश करना या मजबूरी का फायदा उठाने हेतु लैंगिक शोषण करना, तो
3 के एस, धारा 3 के एस के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं 3 का टी, एससी एसटी के द्वारा यदि किसी वस्तु को पवित्र माना जा रहा है तो उसका खंडन या उपेक्षा किया जाना अपराध होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, एससी एसटी के द्वारा यदि किसी वस्तु को पवित्र माना जा रहा है तो उसका खंडन करना या उपेक्षा किया जाना क्या है दोस्तों, अपराध माना जाएगा। कौन सी धारा के अंतर्गत है, धारा 3 के टी। तो 3 के टी के अंतर्गत है दोस्तों कि खंडन मूर्ति वगैरह तोड़ देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, या कुछ ना कुछ दिक्कतें कर देते हैं। एससी एसटी के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहे रास्ते को बधिर करना या अपराध होगा। तो ये भी क्या अपराध है दोस्तों, अगर रास्ता वगैरह रोक देते हैं। एससी एसटी के किसी व्यक्ति को बगैर मर्जी उसके परिसर, मोहल्ले या गांव से बाहर करना, अगर उसके मोहल्ले से, परिसर से या उसके गांव से बाहर कर दिया, ये भी क्या है दोस्तों, जुर्म है। इस प्रकार से किए गए कोई भी कृत्य दंडनीय है। तो ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार से कोई भी कृत्य किया गया है तो वो क्या है, दंडनीय है। सजा और कारावास कितनी है, कम से कम दोस्तों 6 माह की सजा है और ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष तक हो सकती है और नॉन बेलेबल है। ठीक है दोस्तों, एससी एसटी एक्ट के द्वारा बेल नहीं मिल सकती उस व्यक्ति को। ठीक है, 3 का 2 का आई, 3 का 2 का आई अगर बात करते हैं, 3 के 2 का आई, मृत्यु दंड से दंडित किसी अपराध में यदि फंसाता है कोई व्यक्ति, अगर किसी एससी एसटी के व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडित किसी अपराध में फंसा रहा है, झूठे सबूतों के आधार पर किसी एसटी व्यक्ति को फंसाया जाता है, ठीक है, उसे सजा अगर हो जाती है तो उम्र कैद और प्लस जुर्माना, तो उससे क्या होगा दोस्तों, उसको सजा मिलेगी अगर पता चल जाता है उम्र कैद और जुर्माना। यदि एससी एसटी के व्यक्ति को फांसी लग जाती है, सपोज कीजिए कि किसी को फंसा दिया एससी एसटी के व्यक्ति को और उसको फांसी लग गई और बाद में पता चला कि भाई इसको तो फांसी गलत लगाई, ये तो निर्दोष था बेचारा, तो जिसने उसको फांसी लगवाने के लिए सबूत दिए थे दोस्तों, उसी को भी क्या है, तब वह सजा मृत्यु दंड ही होगी। तो उसको जो सजा होगी दोस्तों, उसको भी फांसी ही दी जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, धारा 3 के 2 के सेकंड, धारा 3 का 2 का सेकंड की बात करता हूं। यदि किसी एससी एसटी के सदस्य को झूठा आरोप में फंसाया गया है तथा सजा 7 वर्ष से अधिक हो या 7 वर्ष हो, ठीक है, अगर दोस्तों किसी को एससी एसटी को किसी झूठे आरोप में दोस्तों अगर कोई फंसा देता है तो सजा कितनी है दोस्तों, 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज्यादा हो, तो सजा कितनी है, 6 महीने कम से कम होगी और 7 वर्ष ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, अगर किसी को फंसा रहा है, धारा 3 का 2 के सेकंड में आता है, धारा 3 के 2 के सेकंड में आता है ये। धारा 3 का 2 का थर्ड, धारा 3 का 2 का थर्ड की बात करता हूं। एससी एसटी व्यक्ति के घर परिसर में आग लगा दी जाए, उसको या संबंधित को हानि पहुंचाने के आशय से, ठीक है, अगर किसी एससी एसटी घर के परिसर में आग लगा दी जाए दोस्तों, क्यों, उससे संबंधित संबंधियों या उसके हानि पहुंचाने के आशय से, तो सजा कितनी दोस्तों, 6 महीने सजा है और ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष से ज्यादा। ठीक है, धारा 3 का 2 का 4, अगर 3 के 2 के 4 की बात करता हूं दोस्तों, एससी एसटी व्यक्ति के मंदिर, धार्मिक जगह में आग लगा दी जाए तो सजा क्या होगी दोस्तों, उम्र कैद प्लस जुर्माना, क्या होगी दोस्तों, उम्र कैद और जुर्माना दोस्तों होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। धारा 3 का 2 का 7, यदि उपरोक्त अपराध जो 3 के 1 में दिए गए हैं किसी लोक सेवक द्वारा किए जाएं, अगर बाय द वे ये जो अपराध दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति करते जो सरकारी आदमी हो, जो लोक सेवक हो, तो भाई सजा क्या होगी, मिनिमम तो होगी 1 साल और मैक्सिमम अन्य प्रावधान के अनुसार, जो प्रावधान दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार दोस्तों उसको सजा होगी। धारा 4 की दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड, कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा, वह सजा क्या होगी, उपेक्षा मतलब गलत यूज करेगा, तो 6 महीने की और ज्यादा अप टू 1 साल तक दोस्तों ये सजा हो सकती है, 6 महीने से 1 साल तक सजा दोस्तों ये हो सकती है। अगर आगे बात करते हैं धारा 5, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, धारा 5 की, यदि एक्ट में बताए गए अपराध की पुनरावृत्ति होती है उसके संबंध में शास्ति मतलब सजा, ठीक है, मतलब अगर एक बार कर दिया और जेल से वापस छूट के आया बंदा, उसने दोबारा फिर कर दिया, तो दोबारा करने पर सजा क्या होगी, न्यूनतम अवधि 1 साल कर दी जाएगी दोस्तों, न्यूनतम अवधि 1 साल और अपराध के अनुसार मैक्सिमम कितनी हो जाएगी दोस्तों, अपराध के अनुसार। धारा 7 क्या कहती है, धारा 7 कहती है धारा 7 कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण, तो कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण न्यायालय के द्वारा
दोष सिद्धि व्यक्ति को दंड के अलावा यदि वह किसी वस्तु या संपत्ति का प्रयोग SC/ST व्यक्ति को हानि पहुंचाने में किया होगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। तो धारा किसमें, धारा 7 में। मतलब अगर किसी SC/ST व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए जिस वस्तु का भी यूज किया जाएगा, किसी चीज का यूज किया गया होगा, तो उसको क्या कर लिया जाएगा दोस्तों, जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। धारा 8 क्या कहती है, अपराध के बारे में उपधारण। तो अपराध के बारे में क्या दोस्तों, उपधारण। तो पूछ लेगा, बताइए कि अपराध के बारे में उपधारण कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 8 के अंतर्गत आता है। अत्याचार अपराध के अधिवियोजन में यदि यह सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध की अभियोजना करने वाले व्यक्ति की वित्तीय सहायता की गई है, ठीक है, अगर किसी ने किसी की वित्तीय सहायता, जैसे किसी से को पैसे दे दिए, भाई उसको ऐसे कर दे, ऐसे भी अगर हुआ है, तब विशेष न्यायालय यह मानेगा कि उस व्यक्ति ने अपराध को दुष्प्रेरित किया है। तो क्या मानेगा कि उस व्यक्ति ने उस अपराध को दुष्प्रेरित दोस्तों किया है। तो यह है धारा 8। आगे बात करते हैं भाग 3। किसकी बात करते हैं दोस्तों, भाग 3 की निष्कासन धारा 10 से 13। निष्कासन धारा 10 से 13। धारा 10 क्या कहती है दोस्तों, तो धारा 10 कहती है ऐसे व्यक्ति का निष्कासन जो अपराध करने वाला है। तो जो अपराध करने वाला है ऐसे व्यक्ति के निष्कासन से संबंधित है धारा 10। विशेष न्यायालय तो पुलिस रिपोर्ट या किसी के द्वारा शिकायत पर, जो अपराध करने वाला है, किसने रिपोर्ट कर दिया, पुलिस वालों ने देख लिया, पुलिस वालों ने खुद ही पकड़ लिया उसको, तो भैया उसके लिए है धारा 10। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का निष्कासन जो अपराध करने वाला है। अवधि कितनी हो सकती है दोस्तों, 3 साल। उद्देश्य कितना है, SC/ST के अपराध से बचाना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, SC/ST को अपराध से बचाना। और निष्कासन का मतलब उसको निकाल दिया जाए कम से कम 3 साल के लिए। आएगा नहीं भाई वो कि 3 साल के लिए अलग भेज देगी सरकार, मतलब न्यायालय उसको 3 साल के लिए कह देगा कि भाई 3 साल आना नहीं है। ठीक है। आगे बात करते हैं धारा 12। जिस व्यक्ति को निष्कासित किया जाएगा वह फोटो व माप पुलिस अधिकारी को देगा। तो अपनी फोटो वगैरह और माप वगैरह देगा कि भैया मैं जा रहा हूं, और बताएगा दोस्तों। ठीक है। ऐसे नहीं कि चला जाएगा कि पता पड़ी कभी आ गया कभी चला गया। तो धारा 13 की दोस्तों अगर बात करता हूं, अगर वह पहले आ जाए तो धारा 13 में क्या प्रावधान करा गया कि अगर भाई पहले आ गया तो 1 वर्ष की जेल तथा जुर्माना लगेगा। और धारा 10 के संबंध में सजा जो है वो भी उसको दोस्तों मिलेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों भाग 4 की। ये स्पेशल कोर्ट है। ठीक है। SC/ST के लिए स्पेशल कोर्ट। धारा 14 विशेष न्यायालयों का बनाना। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो पूछ लेगा SC/ST के लिए विशेष न्यायालयों का बनाना कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 14 के अंतर्गत आता है। वो भी कौन सी धारा, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत आता है। 1989 की धारा 14 विशेष न्यायालयों का बनाना से संबंधित है। कौन बनाता है दोस्तों, राज्य सरकार बनाएगी। सेशन कोर्ट को ही विशेष न्यायालय बनाया जाता है। तो जो सेशन कोर्ट होती है उसको ही क्या बनाया जाता है दोस्तों, विशेष न्यायालय बना दिया जाता है, जिससे कि जल्दी से निपटारा हो जाए। उद्देश्य क्या है, SC/ST मामलों को कम करने में तीव्र कार्यवाही और प्रत्येक जिले में दोस्तों होती है, यह जिला न्यायालय में बनेगा। ठीक है। 14A में क्या है, अपीलों का विवरण। 14A में क्या है दोस्तों, अपीलों का विवरण, जो अपील वगैरह होती है उसके विवरण से संबंधित 14A। अगर दोस्तों बात करता हूं धारा 15 की, तो विशेष लोक अभियोजक क्या है दोस्तों, धारा 15 विशेष लोक अभियोजक। ठीक है। और एक्सपीरियंस कितना जो 7 साल सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो धारा 15 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत धारा 15 दोस्तों क्या कहती है, विशेष लोक अभियोजक संबंधित राज्य सरकार दोस्तों इसको नियुक्त करती है। भाग 4 का ए दोस्तों बात करता हूं मैं, पीड़ित व साक्षी के अधिकार। तो भाग 4 के ए में पीड़ित और साक्षी के अधिकार के संबंध में है। धारा 15 का ए क्या कहती है, पीड़ित व साक्षी की रक्षा करना तथा उसके साथ उचित व्यवहार की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो 15A क्या कहती है भैया, जो जिसके साथ जो पीड़ित है उसकी रक्षा करो भैया, और उसके लिए उचित व्यवहार व्यवस्था करो। तो ये क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों भाग 4A का 4A और धारा 15 का ए। भाग 5 का दोस्तों कहता है प्रकीर्णन। भाग 5 का कहता है प्रकीर्णन। जैसा धारा 16 है, राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाना। तो राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाना किसमें है, भाग 5 में है, और धारा 16 में है। नहीं, धारा 22 क्या कहती है दोस्तों, धारा 22 कहती है भैया सावधानी पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। तो सॉरी सद्भावना पूर्वक, सावधानी पूर्वक सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण देती है धारा 22। और धारा 23 क्या कहते हैं, नियम बनाने की शक्ति केंद्र की है। तो अगर इस पर नियम बनेगा दोस्तों तो शक्ति किसकी है, केंद्र की होगी। ठीक है दोस्तों।
आज के लिए दोस्तों मूल विधि में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।